दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए एक ऐसी शानदार कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा एक अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बहू बुगिया प्रसव के दौरान दर्द से चिल्ला रही थी और बगिया के मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी कि उन दोनों का कलेजा एकदम शांत हो जाता था। सर्दियों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। तभी घीसू ने कहा, जाओ देख कर आओ, मालूम होता है कि घसिया नहीं बचेगी। और सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख कर आ। तभी माधव चिढ़कर बोला, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, और देख कर ही क्या करूं। घीसू बोला, तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसके साथ इतनी बेवफाई की, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। घीसू और माधव दोनों सगे भाई थे। ये दोनों बड़े कामचोर थे। सारे गांव में उनके बारे में लोग बहुत बुरी बुरी बातें किया करते थे। वे दोनों एक दिन काम करते और 4 दिन तक उसे बैठ कर खाते। घीसू 1 घंटा काम करता तो 4 घंटे आराम करता। ऐसे ही माधव आधा घंटा काम करता और 1 घंटा बैठकर चिलम पीता। इसीलिए उन्हें कोई मजदूरी पर भी नहीं बुलाता था और न ही उनके घर में मुट्ठी भर अनाज था। और जब 2-4 फाके हो जाते तब घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट लिया करता और माधव उन लकड़ियों को जाकर बाजार में बेच आता था। और जब तक वह पैसे उनकी जेब में रहते तब तक वे इधर उधर घूमते रहते और उनके गांव में काम की कमी नहीं थी। फिर भी वे दोनों बहुत बड़े कामचोर थे। हालांकि वह गांव किसानों का था, वहां पर काम की कोई समस्या नहीं थी। जो लोग मेहनती थे उनके लिए वहां बहुत काम था, मगर इन दोनों को तभी बुलाते जब कहीं पर भी पूरे गांव में आदमी मजदूरी के लिए नहीं मिलता था। अगर ये दोनों साधु होते तो इनके जीवन में संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। यह तो इन दोनों की प्रकृति थी। बड़ा ही विचित्र जीवन ये दोनों व्यतीत कर रहे थे। इनका घर मिट्टी से बना हुआ था और इनके पास मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। फटे हुए चीपड़ों से अपने शरीर को ढकते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त और कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते थे और मार भी खाते। और वहां पर लोग ये पता होते हुए भी कि हमारा पैसा वापस नहीं आएगा, तब भी इनको कर्ज मिल जाता था। मटर और आलू की फसल से ये मटर उखाड़ लाते और मटर और आलू को भून भान कर खा लेते। वहीं पर घीसू ने इस आकाश वृत्ति में 60 साल की उम्र काट ली। वहीं माधव भी बाप के तरह ही नाकाम और कामचोर ऐसे ही पद पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के आगे बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद कर लाए हुए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन से पहले ही देहांत हो चुका था और माधव का शादी पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोखच बढ़ती रहती। से यह औरत आई थी तब से ये दोनों बड़े आलसी हो गए थे
और ये दोनों बड़े आराम तलब हो गए थे और कुछ पकड़ने भी लगे थे। अगर कोई इन दोनों को काम पर बुलाने के लिए आता तो ये दोनों उससे पैसा डबल मांगते, जिससे वो आदमी इन्हें खुद ब खुद न ले जाए और इनसे मजदूरी के लिए मना कर दे। और फिर वही औरत प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी के इंतजार में थे कि वह कब मरे और फिर आराम की सांस ली जाए। गीसू ने आलू निकालकर कहा, जा देखकर आ क्या दशा है उस चुड़ैल की। और यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि गीसू अगर कोठड़ी में गया तो वह आलूओं का बड़ा भाग साफ कर जाएगा। तभी माधव बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यही हूँ, जाकर देख। मेरी औरत जब मेरे पास थी तब मैं उसके पास से 3 दिन तक हिला नहीं था और फिर मुझसे लग जाएगी भी नहीं। जिसका कभी उगड़ा हुआ मुंह भी नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं और उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी, वह खुलकर हाथ पांव भी नहीं खोल सकेगी। और मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोट गुड़ तेल कुछ भी तो हमारे घर में नहीं है। गीसू बोला, सब कुछ आ जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे थे, कल सबको बुलाकर सबसे मदद की गुहार लगाता हूँ और सबसे कल पैसा मांगता हूँ। ऐसे ही मेरे 9 लड़के थे और भगवान ने मेरी ऐसे ही नैया पार लगा दी। और जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत अच्छी नहीं थी और किसानों के मुकाबले में लोग किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे, इस तरह की मनोवर्ती का पैदा न हो जाना कोई असंभव काम नहीं था। और गीसू किसानों से ज्यादा विचारवान था। विचार शून्य समूह में शामिल होने के बैठक बाजों की मंडली में जा मिला था। उसमें यह शक्ति न थी कि वह बैठक बाजों के नियम और उनका पालन वह कर पाता। इसीलिए जहां उसकी मंडली के लोग सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। तो उसे कम से कम अपने ऊपर यह विश्वास तो था कि जहां वो फटे हाल है, जैसे कि किसान इतनी मेहनत करते हैं फिर भी वो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो यह सोचकर अपने आप पर गर्व महसूस करता था और उसे इतनी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। वह यह बार बार सोचता। दोनों आलू निकालकर जलते जलते आलू खाने लगे और इन दोनों को इतना सब्र नहीं था कि आलू को पहले ठंडा तो हो जाने दो। कई बार दोनों का मुंह जल गया, जुबान और हलक भी जल गया और ऐसे ही दोनों के आंसू निकल आते। जब वो गरम गरम आलू खाते तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते। यीशु को ठाकुर की बारात याद आई। वह मर गया था। उसी के दौरान तृप्ति मिली थी। उसे जो तृप्ति मिली थी वह याद रखने लायक थी। आज भी उसकी याद ताजा थी। गीसू बोला, मैं वह भोज कभी नहीं भूलता। और लड़की वालों ने बहुत अच्छा खाना खिलाया था। सभी छोटे बड़ों को सभी को पूरियां खिलाई थी और मुझे आज तक ऐसा खाना फिर नसीब नहीं हुआ। पर बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनी हुई थी। मैं तुमसे क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद था। और दूसरी बात, कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहे मांग लो, वही चीज़ आपको वहीं बैठे हुए मिल जाती। फिर जितना चाहे खाओ, कोई दिक्कत नहीं थी। बात जो हुआ, किसी से पानी नहीं पिया जा रहा, किसी को कुछ दिक्कत हो गई। तभी माधव ने इन चटपटे पदार्थों का मजा लेते हुए अपने मन ही मन में कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। तभी गीसू बोला, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था और अब तो सबको किफायती सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कोई कमी नहीं है। हाँ,
खर्च में तो किफ़ायती सूझती है। माधव बोला, तुमने 20 पूरियां खाई होंगी। घीसू बोला, 20 से ज़्यादा खाई थी। माधव बोला, मैं उस टाइम पर 50 पूरियां खा जाता। तभी आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और उसके बाद अलाव के सामने दोनों अपनी अपनी धोती ओढ़कर सोने लगे। और बुगिया अभी तक ऐसे ही करना रही थी। सवेरे माधव ने पोटरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री